Welcome to day 1 of the USEED practice schedule. Before we start, let me quickly explain what will be the procedure I will follow in these videos. First, I will solve some part A questions from PYQs, just to give you a glimpse on how to approach these questions. Next, I will discuss one important topic, या फिर कह लो कि वो FAQs जो aspirants generally doubts लेकर आते हैं और पूछते हैं हमसे. उसके बाद I will talk about part B topic from USEED and SEED के perspective से. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. Let's start with solving some questions first. Now I would suggest you consider this as an opportunity to do some warm up for the day. Pause the video to solve the questions with me. सिर्फ बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे मत देखो. क्वेश्चन है इन द स्क्वायर ABCD line XY is drawn parallel to the base as shown in the figure below. P and Q कहाँ है? P and Q are any two arbitrary points on XY forming triangles ABQ and CDP. Okay, ये वाले ठीक है. What fraction of the area of the square is the total green shaded area? पूरे green area का निकालना है fraction compared to ABCD का area. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो कि नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम अभी डिड्यूस कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है. स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर अगर हमने कभी कोई ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का बेस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एक साइड है, लेट्स से दिस साइड, अगर वो उसका बेस बन जाता है किसी भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के साइड का, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है इज़ हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है इज़ हाफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ये कैसे हुआ, ये कैसे बोला मैंने, इसको मैं आराम से डिड्यूस भी कर सकते हैं. लेट्स से कि अगर यही Q पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करूँ इस तरीके से, और लेट्स से कि इसको मैंने बोला O, तो क्या OBYQ जो है एक रेक्टेंगल बना है कि नहीं? इस रेक्टेंगल में हमने एक डायगोनल बना रखा है QB. तो अगर किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल ड्रॉ होता है उसमें जो दो ट्रायंगल बनते हैं, क्या वो इक्वल एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं? दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये एरिया इसके बराबर है ना. उसी तरीके से ये ब्लू वाला एरिया इस वाले ग्रीन वाले एरिया के बराबर है. इसीलिए मैंने बोला कि ये जो ट्रायंगल है AQB, ट्रायंगल AQB इज एक्चुअली हाफ ऑफ ABYX. ये सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस भी, ऐसा कुछ नहीं है. इसके हिसाब से हम ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैंने क्या बोला कि अब हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ ABCD. तो ABCD जो है, जो हमारा स्क्वायर है ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ टू स्मॉलर स्क्वायर्स या रेक्टेंगल, ये जो भी बोलो आप, वो है ABYX प्लस YCDX. इन दोनों के सम से बना है. और मैंने बोला कि ये ABYX जो है, ये जो ट्रायंगल है ये हाफ है ABYX का. इसका मतलब मैं ट्वाइस ऑफ ABQ प्लस सेम नीचे भी होगा ऐसा ही, ये वाला जो ग्रीन एरिया है, ट्वाइस ऑफ PCD जो है वो बन जाएगा ये YCDX. इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ABQ और PCD, जो कि क्या है, ये ABQ और PCD क्या है? सिर्फ ग्रीन एरिया है जो हमसे पूछा गया है ना. तो ग्रीन एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD. तो इसका आंसर होगा हाफ, या फिर इसको, क्योंकि वहाँ पे आप हाफ नहीं लिख सकते हो कीबोर्ड में, तो 0.5 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. An irregular solid is cut into 7 pieces as shown. The pieces are neither rotated nor scaled but are kept in random sequence. Neither rotated nor scaled. Okay, जैसा था वैसे ही रख दिया गया है. Find the correct sequence to get the smooth form. The sequence should be written from left to right. Okay, left to right लिखना है हमें. ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते वक्त एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट पीस फर्स्ट. या तो 6 से या तो 7 से स्टार्ट कर सकते हैं. अब मेरे को इन दोनों को देखने के बाद ही समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 के इस वाले एंड पे, क्योंकि सबसे बड़े पीसेज हैं तो ये दोनों आपस में तो कनेक्ट होंगे ही. तो 7 के इस वाले एज पे मैं 6 को इस वाले को कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि 7 के बाद 6 आना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई कैन डिड्यूस लुकिंग एट द फिगर. ठीक है, तो 7 के बाद 6 आना चाहिए. अब 7 से फिर पहले क्या आना चाहिए और 6 के बाद क्या आना चाहिए, हमें ये भी सोचना है. तो आप देखो जितने भी यहाँ पे फिगर हैं, ये 6 के बाद, ये 6 का जो साइज़ है इसके बाद, ये बहुत बड़ा साइज़ है. इसके बाद सब कुछ राइट साइड में सारे छोटे ही होते चले जा रहे हैं साइज़ में. इसका मतलब ये है कि 6 जो है
और फिनिशिंग सरफेस जो है वो 5 होना चाहिए, जो ख़त्म होगा राइट साइड में। ये तो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि और तो कोई है ही नहीं फिनिश होने वाला राइट साइड में। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये सारे तो कैंसिल ही हो गए। 6 के बाद सिर्फ 5 ही आना चाहिए। तो 7 6 5 एक सीक्वेंस तो मुझे मिल गई कि ये रहेगा टूवर्ड्स दी राइट। अब लेफ्ट में समझना है तो 7 से पहले क्या लगेगा, 7 से पहले क्या लगेगा ये लगाना मुझे अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। तो क्यों ना मैं ये कोशिश करूँ कि 1 और 2, जैसे 6 और 7 मुझे एक साइज़ के मिले थे, उसी तरह से 1 और 2 मुझे सेम साइज़ के दिख रहे हैं इस वक्त। तो 1 के पहले 2 आएगा या 2 के बाद 1 आएगा, ये मुझे सोचना होगा। उससे पहले 3 भी आ सकता है। अच्छा, तो 3 जो है मेरा स्टार्टिंग है लेफ़्ट से। सो 3 किधर लग सकता है, या तो 3 1 के इधर लग सकता है या तो 2 के इधर लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये 1 के बाद लगेगा तो 1 की यहाँ पे कौन सा लगेगा, फिर 2 कहाँ फिट होगा नहीं पता, है ना। तो इसलिए 3 के बाद मुझे लगता है 3 के यहाँ पर 2 लगाना चाहिए मुझे। 3 के बाद आएगा 2 के बाद आएगा 1, और ये 1 में यहाँ पे जो है वो फिट हो जाएगा 4 में, आई थिंक 4 में, और 4 का ये वाला पोर्शन हो जाएगा 7 में फिट। तो बन गया मेरा सीक्वेंस 7 6 5। आई थिंक दिस शुड बी दी सीक्वेंस। तो कोशिश क्या कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन करते वक्त हम इटरेशंस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डिड्यूस कर सकते हैं आंसर। अगर ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको आंसर याद होंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आप ट्राई कर सकते हो जस्ट फॉर वार्म अप की क्वेश्चन करने के वक्त। अभी हम जब कर ही रहे हैं तो बैठ के देखने से अच्छा है कि क्वेश्चन सॉल्व ही कर लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शोन ऑन द लेफ्ट इज अ पैटर्न प्रिंटेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ सिंगल प्रिंटिंग ब्लॉक। रिपीटेड यूज ऑफ सिंगल प्रिंटिंग ब्लॉक। अच्छा, which of the printing blocks shown on the right can be used to print the pattern? ओके, तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही, किसी भी एक पैटर्न ब्लॉक को यूज़ करके हमें ये पूरा पैटर्न बनाना है। किसी भी एक, सबको मिक्स करके नहीं, किसी भी एक को यूज़ करके हमें ये पूरा पैटर्न बनाना है। ऐसा कौन सा होगा और ऐसे कितने होंगे ये हमें पता लगाना है। ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि हमें रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि करेक्ट तो आपको सारे ही लगेंगे देख करके क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात तो ए तो मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये सारे सर्कल को ही ओवरलैप करके बनाए गए हैं। ये भी सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ये सारे जो फिगर बन रहे हैं ये बेसिकली एक सर्कल के ही ओवरलैप से बने हैं, देख रहे हो। तो एवरीथिंग इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। तो सर्कल तो 100% है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा और कौन से आंसर है हमें ये पता करना है। लेट्स टेक अ लुक एट बी यानी कि ये वाला सिर्फ नेगेटिव स्पेस जो सर्कल के बाद बचता है। तो नेगेटिव स्पेस यानी कि अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो शायद ये वाला पोर्शन है वो। अगर मैं इसी तरीके से ये सारे मार्क करता जाऊँगा शायद तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्पेस रह जाएगा। तो जो मैंने रेड पोर्शन मार्क किया वो आएगा, लेकिन ये वाला जो लीफ वाला स्पेस है ये कैसे मिलेगा, ये नहीं मिल पाएगा हमें कभी भी। ये जो सर्कल का ये जो लाइन है ये नहीं मिल पाएगी हमें, पूरी नहीं मिल पाएगी अगर हम बी को यूज़ करेंगे, सिर्फ ओनली बी। तो आई थिंक बी इज़ इनकरेक्ट इन दिस केस। लेट्स टेक अ लुक एट सी में भी वही हो रहा है। ये लीफ का ये वाला पोर्शन तो बन जाएगा सब में, बट ये पोर्शन नहीं मिलेगा हमें। आप समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा कहीं पे भी। हर जगह हमें लीफ के ये वाले पोर्शन मिल जाएंगे। ये तो मिल गया हमें, लेकिन ये वाला चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ओनली सी विल नॉट मेक दिस पैटर्न, ठीक है ना। तो सी शुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट। डी एक बार देख लेते हैं। तो डी जो है वो सर्कल के बीच का नेगेटिव स्पेस है। मतलब अगर ये सर्कल है सारे तो इनके बीच में जो नेगेटिव स्पेस बच रहा है वो है ये, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, तो इसमें पता नहीं ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हमें इनको कनेक्ट करता जाऊँगा तो ये एक तरीके से सर्कल ही बना देगा नेगेटिव स्पेस में। अगर मैं इसको पॉजिटिव स्पेस में रख रहा हूँ, जो अभी मैंने शेडिंग करी है, अगर मैं इसको पॉजिटिव स्पेस में रखता जाऊँगा, फिल करता जाऊँगा, तो नेगेटिव स्पेस में मुझे सर्कल मिल रहा है। और जहाँ मुझे जैसी सर्कल मिलेगा, अगर मुझे सर्कल मिल रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारा सर्कल की उससे तो बन रहा है। तो अगर ये मैं ऐसे करता जाऊँगा तो सर्कल बनता जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे रख दिया तो देखो आप कि ये सर्कल का मेरे को फॉर्म मिल गया अपने आप ही। तो वो नेगेटिव स्पेस बना के सर्कल बना रहा है अपने आप ही। यहाँ से ऊपर वाला ये बना देगा, नीचे वाला यहाँ से बना देगा। तो ये सर्कल की लाइन मुझे फिर भी मिल गई, है ना, इस तरीके से इनको, इस पैटर्न को बना करके। इसका मतलब ये पैटर्न सर्कल बना रहा है, इसका मतलब दिस पैटर्न इज पॉसिबल थ्रू डी। इसका मतलब द आंसर शुड बी ए एंड डी फॉर दिस वन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। क्योंकि आज पहला दिन है तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन हाउ टू अप्रोच यू सीड और सीड का एग्जाम।
अगर आपने एनआईडी प्रैक्टिस शेड्यूल भी फॉलो किया था तो आपको याद होगा उसमें मैंने बताया था कि एनआईडी गिव्स क्वाइट ओपन एंडेड क्वेश्चंस वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू थिंक वाइड, लेकिन यहाँ यूसीड सीड में ऐसा नहीं है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर विजुअल पजल्स, और पजल सॉल्व करने के लिए पहले दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, और दूसरा एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्वेश्चंस को रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं और सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मॉक टेस्ट के, बस अब तो मैं फोड़ दूंगा सीड और यू सीड। सॉरी, पजल सॉल्व करने के लिए जेई या गेट वाला एटीट्यूड काम नहीं आता है। एक बात बताऊं आपको, इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता जो आपने अपनी लाइफ में पहले ना पढ़ा हो। इनफैक्ट सच तो ये भी है कि यू सीड के क्वेश्चंस साइकोमेट्रिक टेस्ट के भी होते हैं जो 6th to 8th क्लास के बच्चों के करियर टेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, तो वो बच्चे भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमने ही इसको थोड़ा सा हवा बना रखा है। पार्ट ए वही क्रैक करता है, जैसा मैंने बोला, जो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख सके। एज सिंपल एज दैट। आने वाले इस हफ्ते में भी बस आपको यही काम करना है, ज्यादा क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। और पार्ट बी की बात करूं तो यू सीड में तो डिसाइडेड है कि कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, और मास्टर्स में भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मेंशन रहता है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअली में ड्रॉ करते वक्त किन चीजों पर फोकस करना है। आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इस वीडियो को एक बार जरूर देखो, ये लास्ट 7 डेज प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन पार्ट बी टॉपिक जो मास्टर्स और बैचलर्स में दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। यूसीड में तो जैसा मैंने बताया कि बस एक यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मास्टर्स में पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे होता है। देखो, फंडा सिंपल है, इस क्वेश्चन का एम है आपकी ड्राइंग एबिलिटी को टेस्ट करना, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मार्क्स किसको मिलेंगे और क्यों। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के हिसाब से पर्सपेक्टिव और लाइन क्वालिटी के मार्क्स होते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन वाइज मार्क्स उसी कॉम्पोजिशन को मिलता है जो कि डायनेमिक हो। डायनेमिक का मतलब है द वन दैट हैज कैप्चर्ड द मोमेंट और एक्शन, ना कि कॉम्पोजिशन जिसमें एवरीथिंग लुक्स स्टेज्ड। डोंट मेक योर कैरेक्टर्स लुकिंग एट द व्यूअर, एंगेज देम इन द एक्टिविटी दे आर इन्वॉल्व्ड इन। बस इसी बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, and I am sure you will score well in this section. That's it for today. You can log into our website to find targets and questions for the day. See you tomorrow.